वेलकम टू विद्याम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर विकल्प त्रिवेदी आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पार्ट 2 लेकर। हमने पार्ट 1 में काफी चीजें कवर कर ली थी। आज सेकंड पार्ट में इसका हम कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, अगर तुमको याद ना हो तो हमने जो है पिछली बार जो चीज लास्ट पढ़ी थी दैट वाज राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ मिलिट्री लीडर। ही वाज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ऑलराइट, ही वाज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज समझी थी हमने उस दिन कि फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी इट वाज नॉट अ स्टेबल डेमोक्रेसी। फ्रांस ने काफी स्ट्रगल के बाद जो है अपनी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश तो कर ली थी, जैसा हमने क्लास 9 में पढ़ा था, बट दैट डेमोक्रेसी वाज नॉट अ स्टेबल डेमोक्रेसी। वो एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं थी। इसी चीज का फायदा उठाकर एक पर्सन था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने क्या करा, फ्रांस की पावर अपने हाथ में ले ली। फ्रांस की पावर क्या किया, अपने हाथ में ले ली। फ्रांस की पावर अपने हाथ में लेने कब ली उसने, ये इंपॉर्टेंट है, कब ली उसने, इन द ईयर 1799। डिफरेंस देखना, 1799 में उसने पावर जो थी वो सीज करी। उसने खुद को एम्परर कब बनाया, उसने खुद को एम्परर बनाया 1804 में। ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखेंगे कि 1799 में ही सीज द पॉलिटिकल पावर। उसने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ली और 1804 में ही क्राउन हिमसेल्फ एम्परर। 1804 में उसने अपने आप को क्या बना लिया, एम्परर बना लिया। फ्रांस की जो डेमोक्रेसी इतने स्ट्रगल के बाद एस्टेब्लिश की गई थी उसको कंप्लीटली उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, और उसके बाद उसने खुद को क्या बना लिया, वहां का एम्परर। ऑलराइट, एम्परर बनने के बाद उसकी सबसे पहली पॉलिसी थी एक्सपांशन। कोई भी राजा होगा, उस राजा की सबसे पहली पॉलिसी क्या होती है, मैं मेरा किंगडम कैसे एक्सपांड करूं, कैसे इस किंगडम की साइज बढ़ाऊं। तो सेम पॉलिसी जो थी वो किसकी थी, नेपोलियन बोनापार्ट की थी। ऑलराइट, हमने पढ़ा था। हाँ, नेपोलियन के रूल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सिविल कोड ऑफ 1804। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेपोलियनिक कोड। इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, जो कब लागू किया था उसने, 1804 में। नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत उसने क्या किया था, नेपोलियनिक कोड के अंदर उसने लीगल सिस्टम जो था उसने सबसे अच्छा काम किया। देखिए, उसने डेमोक्रेसी को खत्म किया, वो एम्परर बना, सारी चीजें एक्सेप्ट करता हूं मैं, सारी चीजें हैं कि उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने काफी गलत काम किया, लेकिन नेपोलियन वाज आल्सो अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ही वाज आल्सो अ वेरी गुड मिलिट्री जनरल। सो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले तो क्या किया कि जितनी भी टेरिटरीज उसने कॉन्कर की थी, जितने भी एरिया पे वो रूल कर रहा था, उन एरिया का जो लीगल सिस्टम था, उस लीगल सिस्टम को उसने सिंपल बना दिया। क्या करा उसने, सिंपल बना दिया। क्यों सिंपल बनाया, उसका कहना यह था लीगल सिस्टम लोगों के लिए होता है, अगर लोग ही लीगल सिस्टम को नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लीगल सिस्टम को बदल ही देना चाहिए। बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस जो थे उसने पूरी तरह क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। उसका कहना यह था कि अगर पर्सन लायक होगा, अगर पर्सन एबल होगा तो ही उसको कुछ एडवांटेजेस मिलना चाहिए। बर्थ पे बेस्ड प्रिविलेज किसी को नहीं मिलने चाहिए, सबको अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तीसरी चीज, इक्वालिटी। हर किसी पर्सन को, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम आज बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। ये बात जो है एक एम्परर होते हुए, याद ये रखना, एक एम्परर होते हुए नेपोलियन ने क्या बोला था कि हर पर्सन जो है वो डेमोक्रेसी जैसे मेरे राज्य में भी लॉ के सामने क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे किंगडम में लॉ के सामने वो क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा, उसने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए थे लोगों को। क्या दिए थे उसको, लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स। उसने लोगों को दे दिए थे प्रॉपर्टी राइट। उसने प्रॉपर्टी राइट्स जब दिए लोगों को तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि हर पर्सन के पास अपना अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है। ओके, गॉट इट। हाँ, तो सिविल कोड के एडवांटेजेस क्या थे, सबसे पहले तो उसने फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया उसने, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया। फ्यूडलिज्म को खत्म करना मतलब एक पर्सन को अगर एक टेरिटरी दी गई है तो वो पर्सन को उस टेरिटरी पे अपना अधिकार नहीं जमा लेना, उस एरिया में अपना अधिकार नहीं जमा लेना, उसको उस एरिया को एडमिनिस्टर करना है। क्या करना है, उसको इस एरिया को एडमिनिस्टर करना है। वो उस पर्सन की जागीर नहीं हो जाएगी। वहां के लोगों को वो अपना स्लेव नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता, वो अपना स्लेव नहीं बना सकता। दूसरी चीज जो हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन। जहां जहां उसने अपना राज्य किया वहां वहां उसने क्या करा, जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीजें थी, उनको क्या करना की कोशिश करी, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी।
अब इतनी चीजें हुई तो एक चीज हुई कि उसने जो इकोनॉमिकल बैरियर्स थे वहां पर उस टाइम पे देखिए, वहां पर उस टाइम फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में लोग जब ट्रेड करते थे तो फ्रांस के लोग जब ट्रेड करते थे तो वहां पर एक यूनिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था। क्या नहीं था वहां पर? यूनिफाइड ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे आप इंडिया में कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इंडिया में बिजनेस करने के लिए पूरे इंडिया में एक जैसे ही रूल होंगे, एक जैसी ही क्वांटिटी क्वालिटी होगी, एक जैसी जो करेंसी होगी। वहां पर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए उसने क्या करा, कॉमन करेंसी लेके आया। वो क्या लेके आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन नेशनल करेंसी। क्या लेके आया वो? कॉमन नेशनल करेंसी। दूसरी चीज वो क्या लेके आया? स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, आप एक एरिया में एक चीज बेच रहे हो तो उसकी मेजरिंग यूनिट दूसरे एरिया के बराबर होगी। मतलब एक एरिया में जो मेजरिंग यूनिट है वही कहां होगी? दूसरे एरिया में होगी। ठीक है, तो उसने मेजरिंग यूनिट क्या कर दी? स्टैंडर्डाइज कर दी कि इसी मेजरिंग यूनिट से जो है सारे कंट्री में ट्रेड चलेगा। आई बात समझ? और इसके कारण क्या हुआ कि बूस्ट टू ट्रेड हुआ। मतलब जितना भी ट्रेड बिजनेस फ्रांस से होता था उन सबको क्या मिला? बूस्ट मिला। उस टाइम पे फ्रांस जो है इट वाज अ फ्लरिशिंग बिजनेस किंगडम। वी कैन से दैट ड्यूरिंग द रूल ऑफ नेपोलियन फ्रांस वाज अ फ्लरिशिंग बिजनेस सिस्टम। आई गेस यू हैव गॉट इट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, लेकिन जैसे हर चीज की पॉजिटिव साइड होती है वैसे ही हर चीज की एक नेगेटिव साइड भी होती है। तो सिविल कोड की जो नेगेटिव साइड थी हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली बात थी लॉस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, नेपोलियन आप नहीं, नेपोलियन कितना भी अच्छा काम कर ले, आपको एक चीज याद रखनी होगी, ही वॉज एन एम्परर। ही वॉज एन एम्परर। उसको अपना अल्टीमेटली किंगडम बचाना था, उसको अपना राज्य बचाना था, उसको खुद के लिए सोचना था। तो इसीलिए उसने क्या करा कि उसने पॉलिटिकल फ्रीडम को पूरी तरह खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी जैसी उसने चीजें करी, लेकिन अगर डेमोक्रेसी आ जाती तो उसका रूल क्या हो जाता? खत्म हो जाता। इसलिए उसने पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्या कर दिया? पॉलिटिकल फ्रीडम को, सॉरी पॉलिटिकल फ्रीडम को क्या कर दिया? उसने खत्म कर दिया। अगर कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट जाता था तो या तो उसको जेल में डाल दिया जाता था या उसको डेथ पेनल्टी मिलती थी। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन। देखिए, नेपोलियन ने रोड्स अच्छी कर दी, नेपोलियन ने एक नेशनल करेंसी कर दी, नेपोलियन ने जो है स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स कर दिए। लेकिन ये सारी चीजों को, जैसे रोड अच्छी कर दी उसने तो ट्रेड अच्छे से हो रहा है, उस रोड की मेंटेनेंस का पैसा कौन देगा? तो उस रोड की मेंटेनेंस का पैसा जो था वो कहां से आता था? टैक्सेशन से आता था। कहां से आता था? टैक्सेशन से आता था। तो इसलिए उसने क्या करा? टैक्सेशन जो है वो बढ़ा दिया, मतलब लोगों पर टैक्स जो थे वो बढ़ा दिए। दूसरा रीजन उसका टैक्स बढ़ाने का ये था कि जैसे ही वो राजा बना था उसने एक एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी लागू करी। क्या लागू करी? एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी में समझा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं याद हो तो। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी मतलब नेपोलियन को हर राजा जैसे अपना किंगडम क्या करना था? बढ़ाना था, इंक्रीज करना था। अब किंगडम इंक्रीज करना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो जाएगा किसी के पास बोलेगा मुझे किंगडम, मेरा किंगडम जो एक्सपांड करना है, तुम्हारा किंगडम मेरे किंगडम में मिला लो। नहीं, उसके लिए होते थे वॉर्स। उसके लिए क्या होते थे? वॉर्स। और वॉर्स में लगता है पैसा। तो वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इसी टैक्स से आया। तो नेपोलियन ने चीजें तो अच्छी करी, लेकिन जो चीजें उसने करी थी उसके मेंटेनेंस के लिए और वॉर लड़ने के लिए उसने क्या करा? टैक्सेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप का मतलब आप नेपोलियन के अगेंस्ट ना कुछ लिख सकते हो, ना कुछ बोल सकते हो, ना कुछ कह सकते हो किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या करा? सेंसरशिप कर दी। अगर कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट जाता था किसी भी शेप एंड फॉर्म में तो उसको या तो डेथ पेनल्टी मिलती थी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता था। फोर्स्ड एडमिशन इन द आर्मी, वो क्या करता था कि उसको युद्ध लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती थी। अब पूरे फ्रांस में इतनी आर्मी तो होगी नहीं कि जहां जहां जाके वो अपना किंगडम एक्सपांड करना चाहे उतनी आर्मी वो लेके आ सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया, वो जहां जाता था, जिन जिन लड़ाइयों को वो जीतता था, वहां के लोगों को क्या करता था? फोर्सफुली अपनी आर्मी में एडमिट करवा देता था। तो इसके कारण क्या हुआ? लोगों में काफी डिससेटिस्फेक्शन फैलने लगा कि कॉमन लोग तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़े। ठीक है, तो इसलिए नेपोलियन का ये जो सिविल कोड था उसका सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस में से एक है फोर्स्ड एडमिशन इन द आर्मी। वो लोगों का आर्मी में जबरदस्ती क्या करवाता था? एडमिशन करवाता था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी बीच क्या हुआ कि एक क्लास उभर के आई, एक क्लास का राइज हुआ, दैट इज मिडिल क्लास। किसका राइज हुआ? मिडिल क्लास का राइज हुआ। अब ये मिडिल क्लास क्या चीज थी? मिडिल क्लास जो है वो, आपने एक टर्म सुना होगा, जब हम आपने अगर 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें एक टर्म सुना होगा, पेजेंट्स। पेजेंट्स वर कॉमन पीपल, पेजेंट्स वर फार्मर्स। ये मिडिल क्लास जो लोग थे, ये मिडिल क्लास लोग उन्हीं पेजेंट्स में से उठकर आए थे। ये वो पेजेंट्स थे जो पढ़ लिख लिए, जो प्रोफेशनल बन गए। मिडिल क्लास पीपल वर वर्किंग प्रोफेशनल। इसमें कौन कौन आता था? इसमें आता था
बिजनेसमैन आते थे, इसमें आते थे प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, राइटर्स, पोएट्स, ये सारे किस में आते थे? प्रोफेशनल्स में आते थे। और इसके साथ ही साथ इसमें कौन आता था? बिजनेसमैन क्लास आती थी। ऑलराइट, तो किसका राइज हुआ यहाँ पर? राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के साथ एक आइडिया का राइज हुआ। किसका राइज हुआ? एक आइडिया का राइज हुआ। दैट आइडिया वाज लिबरलिज्म। दैट आइडिया वाज लिबरलिज्म। लिबरलिस्ट लोग जो थे, लिबरलिस्ट लोग ये सोचते थे कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस आना काफी जरूरी है। उसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो था वो ये था कि जो मोनार्की है, मोनार्की पूरी तरह क्या हो? खत्म हो। मोनार्की क्या हो? पूरी तरह खत्म हो। एब्सोल्यूट पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जिसके कारण क्या हुआ कि मिडिल क्लास का राइज हुआ। अब इंडस्ट्रीज लगने लगी, तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए और काम करवाने के लिए, दोनों के लिए लोगों की क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। तो लोगों की जब जरूरत पड़ी तो ये लोग पढ़े लिखे भी होने चाहिए थे। अब कोई किसी कंपनी का अकाउंटेंट है, कोई किसी कंपनी का मैनेजर है, तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स और अकाउंटिंग नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो ये नॉलेज किसके पास था? मिडिल क्लास के पास था। तो मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पाइन बन गए, बैकबोन बन गए। क्या बन गए? बैकबोन बन गए। अगर ये मिडिल क्लास नहीं होती तो आज जो दुनिया भर में इंडस्ट्रीज देख रहे हो ना तुम, बड़ी बड़ी, ये कुछ नहीं होता। इनमें से एक इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती किसके बिना? मिडिल क्लास के बिना। ऑलराइट, उनका मानना यह था कि लोगों को क्या होनी चाहिए? इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उन लोगों को? इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। लोग जैसा चाहे, जो चाहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रहकर हर चीज कर सके। अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो उनको एजुकेशन मिले, अगर उनको बिजनेस करना है तो बिजनेस करे, अगर उनको कोई और चीज करनी है तो दे शुड बी फ्री टू डू व्हाट दे वांट, बट इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रहकर। तीसरा, पॉलिटिकल कंसेंट। पॉलिटिकल कंसेंट का मतलब ये कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो लोगों के कंसेंट से ही फॉर्म होगी। किससे फॉर्म होगी? लोगों के कंसेंट से ही फॉर्म होगी। अगर लोगों का कंसेंट नहीं है तो कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती। आई बात समझ में? उसको और सिंपली अगर तुमको समझना हो तो वो चाहते थे डेमोक्रेसी आए, वोटिंग सिस्टम आए। क्या है? वोटिंग सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। चौथा, इकोनॉमिकल फ्रीडम। उनका यह कहना था कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो पीपल है उनको क्या, किस चीज का इंडिपेंडेंस होनी चाहिए? ट्रेड करने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ट्रेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन होने का उनको फायदा मिलना चाहिए। ओके, सो इन 1815, इन विच ईयर? इन 1815 नेपोलियन नेपोलियन जो था उसने एक लड़ाई लड़ी थी। कौन सी लड़ाई लड़ी? वाटरलू। कौन सी लड़ाई लड़ी? वाटरलू। और वाटरलू की लड़ाई जो थी उसमें नेपोलियन हार गया। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। तो नेपोलियन को किस किसने हराया था? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन चारों पावर्स ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। अब जब इन चारों पावर्स ने मिलकर नेपोलियन को हराया तो इन्होंने ट्रीटी साइन करी। दैट वाज ट्रीटी ऑफ वियना। दैट वाज ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में इन्होंने क्या किया? जितने पार्ट्स नेपोलियन ने जीते थे उन सारे पार्ट्स को आपस में बांट लिया और वहां पर अपनी अपनी मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी। वहां पर अपनी अपनी क्या एस्टेब्लिश कर दी? मोनार्की एस्टेब्लिश कर दी। जब मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई थी इन लोगों की तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को वहां पर लगने लगा कि यार मोनार्की फिर से आ गई, हम फिर से वही लड़ाई लड़ेंगे, फिर से वही प्रॉब्लम्स होगी, फिर से राजा चेंज होंगे, फिर से फसल बर्बाद होगी और फिर से किसी को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या किया गया यहाँ पे? ट्रीटी ऑफ वियना में किस किस ने, इंपॉर्टेंट है, किस किस ने? ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर जो नेपोलियन ने टेरिटरीज बांटी थी आपस में, जो एरियाज नेपोलियन ने जीते थे वो इन्होंने जो आपस में बांटे थे वो इन्होंने क्या किए? आपस में बांटे। लेकिन लोगों ने इनका क्या कर दिया? विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज। कुछ कंट्रीज में इनका विरोध हुआ और वो कंट्रीज जो थे कंप्लीटली चेंज हो गए हमेशा के लिए। उसमें सबसे पहला कंट्री हम पढ़ेंगे जर्मनी। कौन सा कंट्री? जर्मनी। वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट? वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑलराइट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब सोचोगे सर जर्मनी एक ही तो कंट्री है, इसमें क्या यूनिफिकेशन? आप तो सर ऐसा बोल रहे हो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो नहीं, अलग अलग चीजें हैं। अगर तुमको पिछले पार्ट की एक चीज याद हो तो मैंने एक डिफरेंस बताया था किंगडम और मोनार्की में।
ठीक है। और अभी हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ वियना में इन सारे लोगों ने, इन सारे कंट्रीज ने मिलकर, कंट्रीज तो नहीं बोलेंगे, इन सारे रूलर्स ने मिलकर नेपोलियन की टेरिटरीज आपस में बांट ली और वहां पर मोनार्की वापस लेकर आ गए। ठीक है। तो जर्मनी के लोगों को लगा कि मोनार्की अब हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट्स, हमको क्या चाहिए? नेशन स्टेट चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी क्या हुआ था, वहां पर भी मिडिल क्लास का राइज हो चुका था। मिडिल क्लास का राइज के साथ साथ लिबरलिज्म का राइज हो चुका था। तो पीपल अवेयर हो चुके थे कि नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिस्ट फीलिंग फैलने लगी वहां पर क्या होने लगा? नेशनलिस्ट फीलिंग फैलने लगी। लोग जर्मनी को अलग अलग किंगडम्स की जगह क्या करने लगे? एक ही कंट्री की तरह देखने लगे। किसकी तरह देखने लगे? एक ही कंट्री की तरह देखने लगे। तो उनमें समझ आना शुरू हुई कि अगर कंट्री हमारा है तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए। और ये कंट्री क्या होना चाहिए? यूनाइटेड होना चाहिए। तो वहां पर क्या फैलने लगी? नेशनलिस्ट फीलिंग फैलने लगी। और नेशनलिस्ट फीलिंग क्या बोलने लगी कि हमको क्या चाहिए? नेशन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए हमको? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर चैप्टर, नेशन स्टेट चाहिए। तो अब ये रेवोल्यूशन था कि एक मोनार्किस्ट जो जर्मनी था, उस मोनार्किस्ट जर्मनी से हमको क्या करना था? एक नेशन स्टेट वाला, एक डेमोक्रेटिक जर्मनी हमको बनाना था। तो उसके लिए एक लीडर चाहिए। वहां का लीडर कौन बना? वहां का लीडर बने ऑटो वॉन बिस्मार्क। कौन बना? ऑटो वॉन बिस्मार्क, the chief minister of Prussia, who became the chief architect of this historical process. He was the chief minister of Prussia. Prussia means old Germany. प्रुशिया, अगर आपको सिंपल सेंस से समझना है तो उस समय के जर्मनी को क्या कहा जाता था? क्योंकि वहां पर जर्मनी के अलावा कुछ एक एरियाज और इंक्लूड होते थे, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता था? प्रुशिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था उसको? प्रुशिया बोला जाता था। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो प्रुशिया के क्या थे? चीफ मिनिस्टर थे। इंपॉर्टेंट थिंग, ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया। ऑलराइट। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने बोला कि नहीं, जर्मनी विल बी अ नेशन, जर्मनी विल बी अ नेशन स्टेट, जर्मनी विल नो मोर विल बी अ किंगडम और मोनार्की। जर्मनी का अब मोनार्की या किंगडम नहीं होगा। जर्मनी क्या बनेगा? जर्मनी बनेगा एक नेशन स्टेट। इसलिए इसके लिए उनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी थी? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में क्या था कि अगर हमको लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे एक यूनिफाइड नेशनलिस्ट जर्मनी के लिए, एक नेशन स्टेट जर्मनी के लिए हम क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और इन्होंने 7 साल तक 3 अलग अलग पावर्स से वॉर्स लड़े और फाइनली जर्मनी को क्या कर दिया? यूनिफाई कर दिया। क्या करा? फाइनली जर्मनी को यूनिफाई करा। आफ्टर 3 वॉर्स ओवर 7 years, प्रुशिया वन कंप्लीटिंग यूनिफिकेशन इन 1871। 1871 में जो है जर्मनी क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया। क्या बन गया? एक नेशन स्टेट बन गया। आपको बात समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और कंट्री है यूरोप में, दैट इज इटली। पास्ता खाते हो ना? पास्ता इटली से आता है। पास्ता जो है, सॉरी, इटली जो है, इटली जो था, इटली का भी क्या हुआ था? यूनिफिकेशन हुआ था। जैसे जर्मनी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था, वैसे इटली भी क्या था? अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ का जो रेवोल्यूशनरी थे गिसेप्पे मैज़िनी। कौन? गिसेप्पे मैज़िनी। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे रशिया जर्मनी जो है वो यूनाइटेड हुआ है, वैसे हम इटली को भी क्या करेंगे? यूनाइटेड करेंगे। तो उन्होंने भी क्या करा? यूनिफाई, अलग अलग जो रीजन्स थे उन अलग अलग रीजन्स में कई जगह वॉर लड़े, कई जगह डिप्लोमेसी यूज करे। डिप्लोमेसी और वॉर दोनों यूज करे। डिप्लोमेसी मतलब बातचीत करके, और वॉर लड़ना का मतलब आपको पता ही होगा, युद्ध लड़के। उन्होंने क्या किया? जर्मनी को, इटली को भी क्या कर लिया? फाइनली यूनिफाई कर लिया। याद रखना, जर्मन यूनिफिकेशन किसके कारण हुआ था? जर्मन यूनिफिकेशन हुआ था ऑटो वॉन बिस्मार्क के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इटली का यूनिफिकेशन था, इटली का यूनिफिकेशन हुआ था गिसेप्पे मैज़िनी के कारण। इटली का यूनिफिकेशन गिसेप्पे मैज़िनी के कारण, और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था ऑटो वॉन बिस्मार्क के कारण। हाँ, अब हम समझते हैं कि इटली कौन से ईयर में जो है यूनिफाई हुआ था। दैट ईयर वाज 1861। दैट ईयर वाज 1861। आई आपको बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक कंट्री आपने सुना होगा, ग्रीस। ग्रीस नाम का। तो ग्रीस में भी क्या हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ग्रीस में भी क्या हुआ? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। ग्रीस बोले अब किससे इंडिपेंडेंस? किससे? तो वहां पर जो इंडिपेंडेंस था वो था ऑटोमन एम्पायर से। किससे? ऑटोमन एम्पायर। याद रखना, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके अगेंस्ट हुआ था? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हुआ था? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर ग्रीस आता था।
तो वहां पर जो थी मोनार्की थी अगेन, तो मोनार्की में अगेन वही प्रॉब्लम्स थी कि कोई फ्रीडम नहीं थी, कुछ नहीं था। ओके, द स्ट्रगल, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1821। ऑलराइट, तो 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हो गया था, शुरू हो गया था। कब शुरू हुआ था, 1821 में। यूरोपियन सपोर्ट, अब जो ग्रीस के जो थिंकर्स थे, ग्रीस के जो लिबरलिस्ट थिंकर्स थे, जिनको लगता था कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, ग्रीस शुड बी अ नेशन स्टेट, ग्रीस को क्या बनना चाहिए, एक नेशन स्टेट बनना चाहिए, उनको क्या कर दिया था, एक्साइल कर दिया था ग्रीस से। क्या कर दिया था उनको, ग्रीस से एक्साइल कर दिया था। तो एक्साइल करने का मतलब क्या, उनको देश निकाला दे दिया था ग्रीस से। ग्रीस से उनको क्या दे दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। तो देश निकाला दिए जाने के कारण वो क्या कर रहे थे, बाहर से ही अपने कंट्री के रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट वो कॉन्स्टेंटली कर रहे थे, लेकिन बाहर से अपने कंट्री के रेवोल्यूशनरीज को वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ऑलराइट, अब देखते हैं इंडिपेंडेंस कब मिली। एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम है उस ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, 1832 में। अब 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई और ग्रीस क्या बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया। क्या बन गया, एक नेशन स्टेट। So, my dear students, this was the story of rise of nationalism in Europe. कैसे जो एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज में नेशनलिज्म आया, उस नेशनलिज्म के कारण मोनार्की खत्म हुई और मोनार्की को किसने रिप्लेस करा, नेशन स्टेट्स ने, डेमोक्रेसी ने और कंसेंटफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने। दिस वाज द स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 कंप्लीटली अबॉलिश। यहां पर पूछा गया है कंप्लीटली अबॉलिश। चार दिए हुए ऑप्शंस में से किस चीज को 1804 के सिविल कोड ने पूरी तरह अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। अबॉलिश करने का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ऑप्शन। दूसरी स्टेप यही होती है, ऑप्शन ढंग से पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या 1804 के जो सिविल कोड था, उस सिविल कोड में राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया गया था, हाँ या ना, नहीं किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी तो दिया गया था कि आप जितनी चाहे प्रॉपर्टी रख सकते हो, बस नेपोलियन को क्या दो, टैक्स दो। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओके, ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ऑप्शन सी क्या है, यूनिवर्सल सफरेज। ऑप्शन डी क्या है, द फ्यूडल सिस्टम इन इंग्लैंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। ऑप्शन बी है ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, उस पर हम बाद में आएंगे। यहां पर लिखा हुआ यूनिवर्सल सफरेज। सफरेज का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट। सफरेज का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट्स। अब जैसा हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी तो खत्म कर दी थी, तो वोटिंग राइट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, हट गया, एलिमिनेट हो गया। हाँ, तीसरा यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन है वो है द फ्यूडल सिस्टम इन इंग्लैंड। अब नेपोलियन जो था, राजा फ्रांस का था, वो इंग्लैंड के पॉलिटिक्स में क्यों अपना इंटरेस्ट लेगा, उसको क्या करना है इंग्लैंड में, कुछ चल रहा कुछ नहीं चल रहा। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड के कारण ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज ऑप्शन बी, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियन ने बोला था कि बर्थ बेस्ड जितने प्रिविलेजेस है सबको क्या कर दो, खत्म कर दो। अगर पर्सन जो है वो एबल होगा तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। एज सिंपल एज दैट। Which famous treaty recognized Greece as an independent nation? क्वेश्चन नंबर 2, कि कौन सी ट्रीटी जो है, उस ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया, माना। चार ट्रीटीज के नाम लिखे हैं, अब कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रीटी ऑफ पेरिस पढ़ा गया पूरे चैप्टर में, कहीं पे तुमने नहीं पढ़ा, ट्रीटी ऑफ पेरिस हट गया। हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना जब नेपोलियन हारा था तो हुई थी, तब हुई थी, है ना, तो ये भी नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस नहीं है क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में नहीं है यहाँ पर कहीं। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वो जो थी, वो ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन 1871। देखो, जब ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफिकेशन कर दिया, तो जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के बाद एक लीडर की जरूरत पड़ी। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो खुद लीडर नहीं बना, उसने एक लीडर को अपॉइंट करवा दिया था।
जो लीडर था वो लोगों में काफी पॉपुलर था, तो लोगों में पॉपुलर होने के कारण उसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑलराइट, तो उसमें देखते हैं कौन 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 क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं। ऑटो बिस्मार्क खुद नहीं बने थे, ठीक है। विक्टर इमैनुअल नो, ही वाज इंक्लूडेड इन इटली, वो इटली में थे, वो इटालियन रेवोल्यूशन में थे। ओके, तो बचा क्या, काइजर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया। देखो ऑप्शन में ही लिखा हुआ है प्रुशिया, तो प्रुशिया के पर्सन को ही वो क्या बनाएंगे, प्रुशिया के पर्सन को ही वो क्या बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। तो 1871 में जर्मन एम्परर किसको बना दिया गया, काइजर विलियम फर्स्ट। फर्स्ट याद रखना जरूरी है, काइजर विलियम द फर्स्ट ऑफ प्रुशिया। ऑलराइट, ओके। Who formed the influential secret society called as Young Italy? यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई थी? सीक्रेट सोसाइटी क्या थी? सीक्रेट सोसाइटी एक ग्रुप हुआ करते थे छोटे छोटे, उन ग्रुप्स क्या करते थे, ये जो मोनार्की उसके अगेंस्ट लड़ते थे। वो सीक्रेट क्यों होते थे, सामने आएंगे तो राजा पकड़ के क्या कर देगा, जेल में डाल देगा, इसलिए क्या होते थे, सीक्रेट होते थे। तो यंग इटली नाम की जो सोसाइटी थी वो किसने बनाई थी? ड्यूक मेटरनिच नहीं, गॉडफ्राइड नहीं, लॉर्ड बायरन नहीं, कौन बचा, गिसेप्पे मैजिनी। यंग इटली जहां कहीं भी आए सीधे सीधे एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना आंख बंद करके, दैट इज गिसेप्पे मैजिनी। ऑलराइट, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द टर्म ला पैट्रे रिफर्स टू व्हाट? ला पैट्रे का मतलब क्या होता है? हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो ला पैट्रे का अर्थ क्या होता है? क्या ला पैट्रे सिटीजन होता है? बिल्कुल नहीं। क्या ला पैट्रे द रिपब्लिक होता है? नहीं होता। क्या ला पैट्रे मोनार्की होता है? अरे मोनार्की के तो अगेंस्ट ही लड़ रहे थे वो, तो ला पैट्रे मोनार्की कैसे हो सकता है? ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या होता है, द फादरलैंड। हु पेंटेड यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक? किसने बनाई थी यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक इन 1848? बताइए। फेडरिक सॉरियो, यूजिन डेलक्रॉक्स, कार्ल कैस्पर या नेपोलियन बोनापार्ट? इसको तो पहले ही हटा दो। ऑलराइट, हाँ, यूजिन डेलक्रॉक्स नहीं है ना, किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरियो ने। किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सॉरियो। व्हाट डज लिबरलिज्म पॉलिटिकली स्टैंड फॉर इन 19th सेंचुरी यूरोप? लिबरलिज्म का 19th सेंचुरी यूरोप जो था उसमें क्या मतलब होता है, उसका सेंस क्या था? व्हाट वाज द सेंस पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है सीधा कि लिबरलिज्म इन यूरोप का सेंस क्या था? क्या वो एब्सोल्यूट मोनार्की को प्रमोट कर रहा था? नहीं, उसके तो पूरी तरह वो क्या था, अगेंस्ट था। क्या वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था। क्या वो फ्यूडलिज्म और सर्वडम को सपोर्ट कर रहा था? नहीं। इन तीनों चीजों के तो वो अगेंस्ट था, इन तीनों चीजों के वो क्या था, अगेंस्ट था। यहां पर जो है ऑप्शन है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब पीपल से पूछकर, लोगों से पूछकर गवर्नमेंट को क्या करना, फॉर्म करना। हु वाज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, गैरिबाल्डी और मैजिनी ये दोनों किससे रिलेटेड है? इटली से। इससे रिलेटेड है इटली से, ठीक है। किंग विलियम द सेकंड का यहां पर काम ही नहीं, याद रखना 1871 में जिसको लीडर बनाया गया था, जिसको एम्परर बनाया गया था, वो एम्परर था किंग विलियम द फर्स्ट ऑफ प्रुशिया। ऑलराइट, किंग विलियम द सेकंड का यहां पर कोई काम नहीं है, यहां पर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क के कारण ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल हुआ था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, विच मेजर यूरोपियन पावर वाज नॉट पार्ट ऑफ डिफीटिंग नेपोलियन? नेपोलियन से लड़ाई के समय इसमें कौन सी जो पावर थी वो इंक्लूडेड नहीं थी? ब्रिटेन तो था, ब्रिटेन हटा दो, प्रुशिया भी था, रशिया भी था, बचा क्या? इटली। इटली वाज नॉट इंक्लूडेड इन फाइट अगेंस्ट नेपोलियन। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द हिस्टोरिक ट्रीटी ऑफ वियना? हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में कौन हारा था? कौन हारा था? अभी पढ़ा हमने ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में कौन हारा था? ट्रीटी ऑफ वियना में नेपोलियन हारा था। तो उसका एम क्या था उस ट्रीटी का? उस ट्रीटी का एम क्या डेमोक्रेसी प्रमोट करना था? नहीं। उस ट्रीटी का इंडिपेंडेंस देना था क्या ग्रीस को? नहीं। वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी। कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या उसका काम जर्मनी को यूनिफाई करना था? नहीं। उसका काम था रीस्टोर एंड ओवरथ्रो डेमोक्रेसी। एक मिनट, हाँ, उसका काम क्या था? रीस्टोर एंड ओवरथ्रो डेमोक्रेसी, मोनार्की। मोनार्की को क्या करना था वहां पर? नेपोलियन की मोनार्की को वहां पर ओवरथ्रो करके उनको क्या करना था? अपनी मोनार्की वहां पर एस्टेब्लिश करनी। ऑलराइट, so these were the MCQs. Let's start with some important subjective question. Describe the process of the unification of Germany. Briefly explain the role of Otto von Bismarck. This is a very important question. What was the role of Otto von Bismarck? What was the role of Otto von Bismarck
इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन, जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क का रोल क्या था? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन बोर्ड एग्जाम, देयर आर हाई चांसेस। हु वाज गिसेप्पे मैजिनी? देखो सबसे पहली बात, मैजिनी जहां आ जाए तो मतलब समझाना किसकी बात हो रही है? इटली की बात हो रही है। व्हाट वाज हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट? देख, दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, पहला यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से रिलेटेड, दूसरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आने के चांस अच्छे खासे होते हैं। एनालाइज द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 का जो नेपोलियनिक सिविल कोड था, उसके एडवांटेजेस क्या थे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, इसका हमको क्या करना है? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एनालाइज करना है कि क्या उसने अच्छे काम किए थे और क्या उसने बुरे काम किए थे। What were the main provisions and objectives of Treaty of Vienna of 1815? 1815 में जो Treaty of Vienna हुई थी वाटरलू के लड़ाई के बाद, वो क्यों हुई थी, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसका क्या करना है हमको, रीजन इसके क्या देना है हमको, मेन प्रोविजंस बताना है, मतलब उसके मेन पॉइंट्स क्या थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म एज अंडरस्टूड बाय न्यूली इमर्स्ड मिडिल क्लासेस इन 19th सेंचुरी यूरोप। जो मिडिल क्लास का राइज हो रहा था 19th सेंचुरी यूरोप में, वो मिडिल क्लास जो थी, उनका एम क्या था, उनका लिबरल नेशनलिज्म से मतलब क्या था, लिबरल नेशनलिज्म उनके लिए क्या था, हमको इसके बारे में बताना है। ये 5 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के सबसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सो दिस वाज द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर चैप्टर। सो तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग, बी वेल, थैंक यू।